आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टोरी टेलिंग विद बानी एंड पूजन पर। और आज हम आपके लिए नवंबर स्टोरी नाम की एक वेब सीरीज़ की कहानी लेकर आए हैं। ये वेब सीरीज़ 20 मई 2021 को रिलीज़ हुई है और इसे IMDb पर 8.6 रेटिंग मिले हैं आउट ऑफ 10। ये वेब सीरीज़ ओरिजिनली तमिल में रिलीज़ हुई थी, लेकिन अभी ये हिंदी में भी अवेलेबल है। ये एक क्राइम ड्रामा है जिसकी हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा की जा रही है। बहुत से व्यूअर्स ने हमें इसकी कहानी और रिव्यू बताने का सजेशन दिया, इसलिए आज हम आपके लिए इसकी कहानी और इसका रिव्यू दोनों लेकर आए हैं। कहानी की शुरुआत साल 2019 में हैदराबाद से होती है, जहां हम देखते हैं कि किसी ने पुलिस स्टेशन का CCTV हैक कर लिया है। CCTV हैक करने के साथ साथ वहां का कुछ डेटा भी चोरी हुआ है। तो मल्लार, जिसने कि इस पूरे काम का कॉन्ट्रैक्ट उठाया था, वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी में है। कहानी में अब अनु की एंट्री होती है, जो कि मल्लार की काफ़ी अच्छी दोस्त है। उसकी दोस्त होने के साथ साथ वो एक IT स्पेशलिस्ट भी है। वो काफ़ी ठंडे दिमाग से काम लेती है और इस पूरी प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर देती है। वो पुलिस को बताती है कि ये किसने किया है ये बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन उस इंसान की आइडेंटिटी को जानने के लिए उन्हें अगली बार का वेट करना होगा, क्योंकि जिस भी इंसान ने ये काम किया था उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ था। तो वो जो कुछ भी करना चाहता है उसके लिए उसे वापस आना होगा, और यही वो वक्त होगा जब उसे पकड़ा जा सकता है। अनु पुलिस वालों से कुछ बातें छुपाती है, लेकिन जब वो मल्लार से अकेले में बात करती है तो वो उसे बताती है कि वो जो कोई भी था वो एक पर्टिकुलर FIR के पीछे था, लेकिन वो कौन सी FIR को ढूंढ रहा था ये बताना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अब हमें अनु के परिवार के बारे में बताया जाता है। अनु के पिता का नाम गणेशन है, जो कि बहुत फेमस क्राइम नॉवेलिस्ट थे, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही उन्हें अल्जाइमर्स नाम की एक बीमारी हुई है, जिसकी वजह से उनकी सारी की सारी याददाश्त धीरे धीरे मिट रही है। तो अब गणेशन की ज़िंदगी का एक ही मकसद है कि वो अपना आखिरी क्राइम नॉवल लिखना चाहते हैं। इसीलिए वो जल्द से जल्द उस नॉवल को पूरा करना चाहते हैं, ताकि इससे पहले कि उनकी यादें मिट जाएं, वो उस नॉवल को पूरा कर लें। साथ ही हमें ये बताया जाता है कि अनु की माँ सुंदर की मौत उसके पैदा होने के साथ ही हो गई थी। चित्रा नाम की एक औरत, जिसे अनु अक्का बुलाती है, वो उसके पिता का ध्यान रखती है। एक तरफ जहां अनु के पिता की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अनु अपना घर बेचना चाहती है। असल में उसके पिता के पास उनके मौजूदा घर के अलावा भी एक पुराना घर है। गणेशन जब भी उस घर को बेचने की बात सुनते हैं, हम देखते हैं कि वो गुस्से से पागल से हो जाते हैं। इसी तरह से वो बार बार लगातार सब बायर्स को भगा देते हैं। लेकिन जैसे ही एक ब्रोकर अनु की परेशानी देखता है, वो उसे कहता है कि अगर वो अपने पिता का डेथ सर्टिफिकेट सबमिट करवा दे तो उनके लिए उस घर को बेचना बहुत ही मामूली सी बात हो जाएगी। मल्लार जैसे ही ये बात सुनता है, वो गुस्से से उस ब्रोकर पर भड़क पड़ता है, क्योंकि मल्लार ब्रोकर को कुछ ज़्यादा ही सुना देता है। इसलिए हम देखते हैं कि वो ब्रोकर वहाँ से चला जाता है और उनकी मदद करने से इनकार कर देता है। तो वहीं एक दिन जब चित्रा घर की सफाई करती है, तो वो देखती है कि गणेशन की दवाइयाँ हर जगह हैं। गद्दों के नीचे, अलमारियों में, हर जगह उनकी दवाइयाँ पड़ी हुई हैं। इस बात का पता जैसे ही अनु को चलता है, वो सीधा अपने पिता को डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर अब अनु से कहते हैं कि उसके पिता की याददाश्त आना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर उनकी स्टेम सेल थेरेपी कर दी जाए तब शायद वो 7-8 महीने तक एक नॉर्मल जिंदगी बिता सकते हैं। लेकिन इस थेरेपी को करवाने में एक ही प्रॉब्लम है कि इसे करवाने में कम से कम 80 लाख का खर्च आएगा। पूरे के पूरे फर्स्ट एपिसोड में जिस तरह से अनु अपने घर को बेचना चाहती है, उस डेस्परेशन को देख के हमें कहीं ना कहीं उस पर गुस्सा आता है। लेकिन जैसे ही हमें ये पता चलता है कि ये पैसे उसे और किसी काम के लिए नहीं बल्कि अपने पिता के इलाज के लिए चाहिए, वैसे ही हमारी नज़रों में अनु के कैरेक्टर के लिए थोड़ी सी सिंपैथी आ जाती है। अनु कुछ नए बायर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स को लेकर अपने पुराने घर जाती है। तभी वहाँ एक अनजान इंसान आ जाता है, जो कि अनु को बताता है कि वो उसके पिता को काफ़ी सालों से जानता है। वो बताता है कि पास ही में उसकी एक लॉन्ड्री की शॉप है। अनु तभी उसे अपनी परेशानी के बारे में बताती है और लॉन्ड्री वाला कहता है कि वो घर बेचने में उसकी मदद कर सकता है। साथ ही वो अनु को कुछ ऐसा बताता है जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। लॉन्ड्री वाला अनु को बताता है कि उसके पिता 16 नवंबर को हर साल यहाँ आते हैं। इसी दिन लॉन्ड्री वाले के बेटे का जन्मदिन भी होता है और इसीलिए वो उसके लिए हमेशा गिफ्ट लेकर आते हैं। अनु को यह सुनकर काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है, क्योंकि इस बात का जिक्र उसके पिता ने उससे कभी भी नहीं किया था। अनु जब अपना ऑफिस का काम निपटाकर घर वापस आ रही होती है, तभी उसे ट्रेन में एक लड़की मिलती है। उस लड़की के साथ एक औरत भी थी जो उसे बार बार रोक रही थी। वो उस औरत से बात करने की कोशिश करती है कि आखिर उसे हुआ क्या है, जिस पर कि वो औरत उसकी बातों को इग्नोर कर देती है और अगले ही स्टेशन पर उतर जाती है। अनु जैसे ही अपने घर पहुंचती है, उसे अपने पिता घर में कहीं भी नहीं दिखाई देते।
जब वो चित्रा से इस बारे में पूछती है तो चित्रा उसे बताती है कि वो अभी अभी उसके पिता को दवाई खिलाकर वापस आई है। क्योंकि ये 16 नवंबर का दिन है, इसीलिए कहीं ना कहीं अनु को ये लगता है कि उसके पिता उसके पुराने घर में ही होंगे। अनु जब अपने पुराने घर पहुंचती है तो वो क्या देखती है कि वहाँ एक औरत की लाश पड़ी हुई है और पास ही खून से लथपथ उसके पिता बहुत ही डरे और सहमे हुए से पड़े हैं। अनु को कुछ भी नहीं समझ में आता कि वो आखिर इस सिचुएशन को टैकल कैसे करे। वो अपने पिता को वहां से लेकर चली तो जाती है, लेकिन अगले दिन वहां पुलिस वाले आ जाते हैं। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो वो लोग ये देखकर डर जाते हैं कि उस औरत पर 47 बार वार किया गया था और कातिल के फिंगरप्रिंट्स ना मिल सके, इसलिए उस पूरी की पूरी लाश के ऊपर व्हाइट कलर का पेंट गिरा दिया गया था। ये देखकर पुलिस वालों का सर चकरा जाता है और वो लोग आसपास के लोगों से बात करना शुरू करते हैं। अब हमें अनु और उसके पिता की कहानी दिखाई जाती है कि आखिर उन्होंने वहां क्या किया था। तो जैसे ही अनु उस रात अपने पिता को इस हालत में देखती है, वो समझ जाती है कि उसके पिता ने कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि जो भी हो उसके पिता ऐसा कुछ कभी कर ही नहीं सकते थे। वो पास में पड़ा हुआ पेंट उस लाश के ऊपर फेंक देती है ताकि उसके पिता के फिंगरप्रिंट्स ना मिले, और साथ ही खून से लथपथ उसके पिता का वो पेन भी वहां से उठा लेती है और अपने पिता को वहां से ले आती है। आमतौर पर वो घर की चाबियां मीटर के ऊपर रख दिया करती थी, लेकिन उस रोज वो चाबी अपने साथ ले आती है, क्योंकि उस रोज लॉन्ड्री वाला कुछ बायर्स को घर दिखाने के लिए लाने वाला था। लेकिन जैसे ही लॉन्ड्री वाला बायर्स को लेकर घर पहुंचता है तो वो देखता है कि चाबियां वहां पर नहीं हैं। वो चाबियों के लिए अनु को कॉल करता है और अनु का मास्टर प्लान ये था कि जब वो चाबियां देने जाएगी तो लॉन्ड्री वाले और बायर के साथ वो भी लाश को पहली बार ही देखेगी, और ऐसा करने की वजह से उसके ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं जाएगा। पुलिस वालों को कहीं ना कहीं इस बात पर यकीन हो जाता है कि एक अकेला और पुराना घर किसी ने अपने क्राइम को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया है। जब अनु का पड़ोसी पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट दे रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर परनथमन उसे वहां पहचान लेता है। वो अनु के उस पड़ोसी से बात करने लगता है और पुलिस वालों को बताता है कि वो फॉरेंसिक्स में उसके सीनियर हुआ करते थे। पुलिस वाले पहले जहां उसकी बातें सुन भी नहीं रहे थे, वहां हम देखते हैं कि अब सब उसे काफी इज्जत से ट्रीट करने लगते हैं। डॉक्टर परनथमन उनके काम की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं, जिसके चलते इंस्पेक्टर सुदलाई ये सजेस्ट करते हैं कि उनकी सेकंड ओपिनियन ले लेनी चाहिए। अभी वो लोग बात ही कर रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि वो डॉक्टर खुद ही वॉलेंटियरली अपनी सर्विस ऑफर करते हैं। जब वो लाश को देखते हैं तो ये कहते हैं कि ये किसी नॉर्मल इंसान के बस की बात ही नहीं है। ये कत्ल किसी ऐसे इंसान ने किया है जिसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। साथ ही जिस इंसान ने ये कत्ल किया था उसकी सोचने समझने की शक्ति कुछ खास नहीं थी। इसीलिए इस कत्ल में 2 लोग शामिल हैं। पहला तो वो जिसने कत्ल किया और दूसरा वो इंसान जिसने लाश के ऊपर पेंट डाला। डॉक्टर को ऐसा कहते हुए अनु सुन लेती है और कहीं ना कहीं वो डर जाती है। पुलिस ऑफिसर इस केस को सॉल्व करने के लिए जी जान लगा देते हैं। पुलिस ऑफिसर सुदलाई अपने ऑफिसर से कहता है कि इस औरत की फोटो सब जगह फैक्स कर दी जाए, ताकि अगर कोई भी इस औरत को जानता हो तो उन्हें पता चल जाए। पुलिस ऑफिसर अभी ये फैक्स कर ही रहा होता है कि तभी उसे एक फैक्स रिसीव होता है। उस फैक्स में उसे 4 लोगों की फोटो मिलती है। साथ ही ये नोट भी लिखा होता है कि एक मेडिकल स्टूडेंट जिसका नाम नीता था, उसी के 3 क्लासमेट्स ने उसका रेप करके उसे जान से मार दिया। इन तीनों मेडिकल स्टूडेंट्स के नाम बीनू, संदीप और अहमद थे। ये लोग अब हैदराबाद से मिसिंग थे और पुलिस वालों को ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये लोग चेन्नई में छुपे हैं। वो ऑफिसर सुदलाई के पास जाता है और उसे इस केस के बारे में बताने लगता है कि तभी सुदलाई उसकी बात बीच में ही काट देता है और उसे करंट मर्डर पे फोकस करने के लिए कहता है। लाश देखने के बाद लॉन्ड्री वाला शॉक में ही था, लेकिन एक दिन वो पुलिस स्टेशन आता है और सुदलाई से प्रोएक्टिवली बात करता है। बातों ही बातों में वो इंस्पेक्टर को ये बताता है कि हर साल गणेशन 16 तारीख को घर आया करते थे। सुदलाई को अब कहीं ना कहीं गणेशन के ऊपर शक होने लगता है और वो अनु से कॉल करके ये कहता है कि उसके पिता से मिलना है। अनु ये सुनते ही डर जाती है और भागते हुए अपने घर वापस आती है। अनु सुदलाई से बात करके अभी सारी बातें कवर ही कर रही होती है कि तभी गणेशन के चीखने की आवाज आती है। वो चीख चीख कर दोबारा कुजुंदाई से बात कर रहा था। अनु अब अपने पिता को और ज्यादा छुपा नहीं पाती और इसीलिए उसे अपने पिता को पुलिस ऑफिसर के सामने लाना पड़ता है। पुलिस ऑफिसर जैसे ही उसके पिता से बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं ये समझ जाते हैं कि उसके पिता की मानसिक हालत ठीक नहीं है और डॉक्टर के बताए अनुसार मर्डरर कोई ऐसा इंसान था जिसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। जब सुदलाई वहां से निकल रहा होता है तभी उसे फॉरेंसिक्स वालों की कॉल आती है और फॉरेंसिक्स टीम उसे ये बताती है कि मर्डर वेपन एक पेन है। तभी अनु को ये याद आता है कि उस दिन क्राइम सीन से वो अपने पिता का एक पेन लेकर आई थी
उसके पिता के लिए वो पेन उनकी जान से भी कहीं ज्यादा कीमती था, लेकिन फिर भी अनु उनको बचाने के लिए उस पेन को फेंक देती है। जाते जाते पुलिस ऑफिसर अनु से ये भी कहता है कि उसे उसके ऊपर भी शक है, क्योंकि उन्हें अब ये पता चल गया है कि अपने पिता का घर बेचने के लिए उसने फेक डेथ सर्टिफिकेट बनवाया था। इस बात पर अनु पुलिस ऑफिसर पर भड़क पड़ती है और वो उनसे कहती है कि अगर उसे अपने पिता की जान बचाने के लिए ऐसे 1000 डॉक्यूमेंट्स भी बनवाने पड़े तो वो बनवाएगी। अनु अब ये जानती है कि अगर उसे उसके पिता को बचाना है तो उसे असली कातिल को ढूंढना होगा। उसके पिता एक क्राइम नॉवेलिस्ट थे और वो अच्छी तरह से समझते थे कि क्रिमिनल्स किस तरह से सोचते हैं। भले ही उनके पास उनकी याददाश्त ना हो, लेकिन उनकी सोचने की शक्ति आज भी उनके पास थी। इसीलिए अनु उन्हें पूरी कहानी सुनाती है और उनके जरिए ही सारी बातों का हल ढूंढने की कोशिश करती है। वो अपने पिता को अपनी और उनकी ही कहानी सुनाती है और उस मर्डर के बारे में भी बताती है, जिस पर उसके पिता इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ट्रेन में उसने उस दिन उस औरत के साथ एक लड़की को भी देखा था। अगर वो लड़की किसी तरह की मानसिक रोगी थी तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो उस औरत से अलग हो। तो जब उस औरत का मर्डर हुआ था तो उसे आसपास ही कहीं होना चाहिए। अपने पिता की बात सुनते ही उसे ये याद आता है कि उस रोज वो औरत किसी से बात कर रही थी और बातों के जरिए उसे ये समझ में आया था कि कोई उन्हें उस दिन स्टेशन पर पिक करने वाला था। अनु अब मल्लाल और रघु की मदद लेती है। जहां एक तरफ वो उनका हैकिंग वाला इशू सॉल्व करती है, वहीं दूसरी तरफ वो अपने आईटी स्किल्स यूज करके उस स्टेशन की फुटेज भी निकलवा लेती है। अब उसे फुटेज में सब लोगों के चेहरे साफ साफ नजर आते हैं। अनु के पड़ोसी जो कि परंथमन के सीनियर भी थे, वो अहमद को किडनैप करते हैं और बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करके उसे जान से मार डालते हैं। अहमद उन्हीं 3 लड़कों में से एक था जिस पर नीता नाम की अपनी क्लासमेट के रेप और मर्डर के चार्जेस थे। पुलिस अहमद की लाश को बरामद करती है और जब वो उसकी लाश को एग्जामिन करते हैं तो ये देखकर उन्हें काफी ज्यादा हैरानी होती है कि उस औरत के शरीर पर बने निशान और अहमद के शरीर पर बने निशान बिल्कुल एक जैसे थे। इंस्पेक्टर सुदलाई को अब ये कहीं ना कहीं लगने लगता है कि इन दोनों मर्डर्स के बीच में कनेक्शन है। इसीलिए वो परंथमन से कहते हैं कि मर्डर की रात अनु के घर में जिन भी लोगों के फिंगरप्रिंट्स थे वो अहमद के फिंगरप्रिंट्स को उन लोगों के फिंगरप्रिंट्स से मैच करे। परंथमन को ये काफी ज्यादा स्टूपिड लगता है, लेकिन फिर भी वो सुदलाई के कहने पर ये करता है। और हैरानी की बात ये थी कि उन्हें अहमद के फिंगरप्रिंट्स उस लाश के बहुत पास मिलते हैं, यानी कि उस औरत की जिस रोज मौत हुई थी उस रोज अहमद भी वहां पे था। पहले तो सुदलाई का पूरा शक गणेशन के ऊपर था, लेकिन अब उसे इस बात पर 100% भरोसा है कि ये गणेशन ने नहीं किया है। पुलिस स्टेशन में उनके पास एक फैक्स आता है जहां उन्हें इस बात का पता चलता है कि जिस औरत की मौत हुई थी उसका नाम सावित्री था। जहां एक तरफ पुलिस ऑफिसर्स इन मर्डर्स को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अनु और मल्लार इस बात को जानने में लगे हैं कि आखिर पुलिस ऑफिसर्स की एफआईआर की फाइल कौन हैक करेगा। मल्लार अब सारी की सारी फुटेजेस को बहुत ही ध्यान से देखता है। एक इंसान को देखकर उसे काफी ज्यादा सस्पिशियस लगता है और वो अनु को उसका चेहरा दिखाता है। अनु जैसे ही उस फुटेज में उस लड़के का चेहरा देखती है वो उसे पहचान लेती है। ये लड़का उन्हीं लोगों में से एक था जो उस रोज स्टेशन पर उस औरत और उस लड़की को पिक करने आए थे। अनु अभी आखिरकार क्रैक कर ही लेती है कि वो आखिर कौन सी एफआईआर थी जिसे ये लोग बहुत दिनों से हैक करना चाह रहे थे। ये एफआईआर असल में उसकी माँ से जुड़ी हुई थी। उसके पिता के अनुसार उसकी माँ की मौत 1993 में ही हो गई थी, लेकिन इस एफआईआर में ये लिखा था कि उसकी माँ की मौत 1995 में एक बस एक्सीडेंट में हुई है। इसके साथ अनु को एक फोटोग्राफ भी मिलती है और इस फोटोग्राफ में जो इंसान था उसका नाम कुजुनदाई था। कुजुनदाई जिससे कि उसके पिता इतने वक्त से बात किया करते थे। ये फोटो और किसी की नहीं बल्कि अनु के पड़ोसी और परंथमन के सीनियर की थी। पुलिस वालों को भी कुछ फैक्ट्स मिलते हैं जहां कि उन्हें सावित्री के बारे में काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। सावित्री और कुजुनदाई के बीच में बस एक ही रिश्ता था कि जब सावित्री के पति की मौत हुई थी तब कुजुनदाई ने इंश्योरेंस के पैसे लेने में उसकी मदद की थी। अचानक से एक पुलिस ऑफिसर को कुछ याद आता है और वो नीता के रेप केस की फाइल सुदलाई के पास लाता है और तब सुदलाई को पूरी की पूरी कहानी समझ में आती है। असल में सावित्री के साथ रिश्ता होने के साथ साथ कुजुनदाई अहमद को भी जानता था, क्योंकि जिस लड़की नीता का रेप हुआ था उसका पोस्टमार्टम असल में कुजुनदाई ने ही किया था। बातों ही बातों में परंथमन सुदलाई को बताता है कि कुजुनदाई तो बहुत अच्छे इंसान है और उनकी एक बेटी भी है जो कि मानसिक रूप से बीमार है। अब हमें कुजुनदाई की बेटी मधी के बारे में बताया जाता है। कुजुनदाई के अनुसार उनकी बेटी मधी सेरेब्रल पाल्सी नाम की एक बीमारी से ग्रसित थी, जिसमें कि ब्रेन का आधा हिस्सा डैमेज हो जाता है और एक इंसान पूरी उम्र के लिए किसी पर आश्रित हो जाता है।
जब कुजुंदाई एक कॉलेज में गेस्ट लेक्चर के लिए जाते हैं तो नीता नाम की एक लड़की मधी से दोस्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही कुजुंदाई ये देखते हैं वो उस लड़की को उनकी बेटी से दूर रहने के लिए कहते हैं। खेलते खेलते नीता का कार्ड मधी के पास रह जाता है और उसी को वापस लेने के लिए वो कुजुंदाई के घर भी जाती है। जैसे ही वो घर जाती है उसकी मुलाकात सावित्री से होती है, जो कि मधी की केयर टेकर है। सावित्री जब मधी और नीता को एक साथ इतना खुश देखती है तो वो नीता से कहती है कि वो रोज यहाँ आ सकती है और वो कुजुंदाई को इस बारे में कुछ भी नहीं बताएगी। तो ऐसे ही उन दोनों की मुलाकात रोज होने लगती है। एक दिन सावित्री कुछ काम कर रही होती है और वो नीता से कहती है कि वो मधी की दवाइयाँ पास कर दे, लेकिन जैसे ही वो दवाइयाँ लाने के लिए अलमारी खोलती है वो देखती है कि बहुत बड़ी अलमारी दवाइयों से भरी पड़ी है। इस बात को लेकर नीता का शक बढ़ता रहता है और वो सावित्री से इस बारे में लगातार बात करती रहती है। नीता एक दिन मधी के ब्लड सैंपल्स ले जाती है और जब वो उन ब्लड सैंपल्स को टेस्ट करवाती है तो उसे पता चलता है कि आखिर में मधी को कोई बीमारी है ही नहीं और कुजुंदाई की दवाइयों की वजह से ही उसकी ऐसी हालत हुई है। कुजुंदाई को जब इस बारे में पता चलता है कि नीता नाम की एक लड़की इस तरह से उसकी बेटी के लिए वॉलंटियर कर रही है तो अगले ही दिन हमें न्यूज में उसके मरने की खबर आती है। क्योंकि कुजुंदाई ने ही उसकी ऑटोप्सी की है तो वो अपनी तरह से रिपोर्ट बनाते हैं। इसी के साथ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां कुजुंदाई एक दिन नाइट शिफ्ट कर रहे थे। उस रात सबके सब डॉक्टर्स एक पार्टी अटेंड करने गए थे और कुजुंदाई के साथ एक बिल्कुल नए डॉक्टर को रखा गया था। अभी वो अपनी शिफ्ट के बीच में ही थे कि तभी उन्हें एक कॉल आता है कि एक बस का एक्सीडेंट हो गया है। उस एक्सीडेंट में 28 मर्द और 15 औरतों को लाया जाता है जिनकी मौत हो चुकी थी। अभी वो उन लाशों पर काम कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके पास एक प्रेग्नेंट औरत को लाया जाता है। ये औरत और कोई नहीं बल्कि गणेशन की पत्नी सुंदर थी। उसके सर से बहुत ज्यादा खून बह रहा था और साथ ही उसका बच्चा भी डिलीवर होने वाला था, लेकिन क्योंकि उसका बहुत सारा खून बह चुका था इसलिए उसकी नॉर्मल डिलीवरी होना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए कुजुंदाई उससे कहते हैं कि उसके ऊपर ऑपरेट करना होगा। कुजुंदाई के बारे में एक खास बात ये थी कि भले ही उन्होंने हर सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन हासिल की हो, लेकिन वो एक अच्छे सर्जन नहीं बन सकते थे क्योंकि उन्हें एक बहुत ही अजीब सी बीमारी थी जिसके चलते कि सर्जरी करते वक्त उनके हाथ कांपते थे। लेकिन सुंदर के फोर्स करने पर हम देखते हैं कि वो सर्जरी परफॉर्म करते हैं और वो सर्जरी सक्सेसफुल भी रहती है। सुंदर एक छोटी सी बच्ची को जन्म देती है। कुजुंदाई जैसे ही उस बच्ची को अपने हाथों में पकड़ते हैं उनके हाथ कांपना बंद कर देते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें ये विश्वास होने लगता है कि ये इस छोटी सी बच्ची की ही वजह से हुआ है। जहां वो सुंदर को बचा सकते थे वहीं वो ये तय करते हैं कि वो उस बच्ची को अपने पास रख लेंगे और सुंदर को मरने देंगे। अनु जब अपने घर पहुंचती है और चित्रा से बात करती है तो चित्रा उसे बताती है कि गणेशन बहुत ही गुस्से में निकले हैं और वो बार बार एक ही बात कह रहे थे कि वो मधी को घर लेने जा रहे हैं। असल में मधी गणेशन और सुंदर की बेटी थी जिसे बहुत सालों से कुजुंदाई ने अपने पास रखा था। उस एक्सीडेंट के बाद गणेशन जब कुजुंदाई के पास हॉस्पिटल गए थे तो कुजुंदाई ने उनसे ये झूठ कहा था कि उनकी बीवी के साथ साथ उनकी बेटी की भी मौत हो गई है। अनु को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर उसके पिता ऐसे हड़बड़ाहट में गए कहाँ हैं, क्योंकि वो जानती थी कि उसके पिता को अल्जाइमर है और उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता, इसीलिए वो अपने कमरे में सब लिख कर रखते हैं। वो अपने पिता के कमरे में जाती है और अपने सवालों के जवाब ढूंढने लगती है। तभी उसे वहाँ एक एड्रेस लिखा हुआ दिखाई देता है और वो उसी एड्रेस पर जाती है। अनु जैसे ही वहां पहुंचती है वहां उसे अपने पिता मधी और कुजुंदाई दिखाई देते हैं। मधी को बचाने की मुठभेड़ में कुजुंदाई के साथ साथ गणेशन की भी मौत हो जाती है, लेकिन मरते मरते गणेशन उससे ये वादा लेता है कि जिस आखिरी बुक को वो लिख रहा था अनु उसके बिहाफ पर उस बुक को कंप्लीट करे। हमें कुछ महीनों के बाद का वक्त दिखाया जाता है जहां मधी और अनु साथ में रह रहे हैं। इसके बाद मलार अनु के पास आता है और वो उसे एक किताब देता है। इस किताब का नाम नवंबर स्टोरी है और ये वही बुक है जो कि उसके पिता ने लिखी थी। इस वेब सीरीज के बारे में जो मुझे सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट लगा वो ये था कि इसकी लेंथ जरूरत से कहीं ज्यादा लंबी थी। ये स्टोरी और इस स्टोरी का सस्पेंस था कमाल का, लेकिन इसे 2 घंटे की मूवी में एडजस्ट किया जा सकता था। जैसे कि मैंने कहानी की शुरुआत में भी मेंशन किया कि ऐसे कुछ सीन्स जब अनु अपने पिता का घर बेचने की कोशिश कर रही होती है तो उसे इतना ज़्यादा डेस्परेट दिखाया जाता है कि आपको ऑलमोस्ट उसके कैरेक्टर से नफरत होने लग जाएगी। तो वहीं ऑल ऑफ अ सडन ऐसा कुछ किया जाता है कि आपको उसका कैरेक्टर एकदम से देवी लगने लग जाएगा। और इस कहानी का सबसे बड़ा हाईलाइट ये था कि इस कहानी को बहुत ही क्लासी सा टच देने की कोशिश की गई है। जो भी फ्लैशबैक के सीन्स हैं वो आपको एकदम थिएटर ड्रामा जैसे लगेंगे।
मैं ये नहीं कहूँगी कि तमन्ना का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बट अगर उनकी मूवी के साथ में अपना पास्ट एक्सपीरियंस बताऊँ तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। जिन एक्टर ने गणेशन का किरदार निभाया है, ट्रस्ट मी, उन्होंने हर एक सीन में इतनी ब्रेथ टेकिंग परफॉर्मेंस दी है कि आपको एक वक्त के लिए लगेगा कि उनको सच में अल्जाइमर है। फॉर एग्जाम्पल, जब वो खाली चेयर से बात करते हैं, आपको वो इतना हार्ट टचिंग और हार्ट वार्मिंग लगेगा कि आप उनके दिए हुए एक भी सीन में बोर नहीं हो सकते। रेस्ट इस वेब सीरीज से एसोसिएटेड जो एक डार्क टच था, मुझे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ट्रेलर में उन्होंने कुछ और कमिट किया था और वेब सीरीज के अंदर कुछ और था। आपको ट्रेलर जितना ज़्यादा दमदार और जितना ज़्यादा डार्क लगा था, आपको वेब सीरीज भी उतनी ही अच्छी लगेगी। अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड।